गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि ब्लैक एंड गोल्ड करंट अफेयर नाम की एक पूरी सीरीज मैं चला रहा हूं, जहां मैं 3 मंथ्स की एक साथ अप्रैल मई जून 2023 के जो करंट अफेयर्स हैं और ऐसे करंट अफेयर जो बहुत ही चुनिंदा सिलेक्टेड और रिसर्च बेस्ड है, एक्सपीरियंस बेस्ड है कि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर बैंकिंग के एग्जाम में या वो सीजीएल की परीक्षाओं में जो स्टैटिक जो करंट अफेयर हो या दूसरी परीक्षाओं में आने वाले जो करंट अफेयर है। इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रख के हम लोगों ने एक सीरीज बनाई है जिसका नाम है ब्लैक एंड गोल्ड करंट अफेयर, जो कि इन सब परीक्षाओं के लिए है काबिल एकेडमी की तरफ से। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग पार्ट 3 देखने जा रहे हैं, जबकि पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो जो है ऑलरेडी यूट्यूब पे काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक, दोनों वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके उस पर क्लिक करके बाकी के 2 वीडियो देख के भी आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का पार्ट 3 है और ये 2023 के अप्रैल मई जून के मिला जुला के जो करंट अफेयर है उसको हम लोगों ने लिया है बहुत ही सिलेक्टेड, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाले हैं और आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ना है आप पढ़िए, जरूर पढ़िए, हर जगह से पढ़िए, ठीक है, और यहां से भी देखिए ताकि आपको एग्जाम में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आने के चांसेस हो। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लेकिन ये काम करने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देखें और पूरा देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल लेते हैं ब्लैक एंड गोल्ड करंट अफेयर। देखते हैं आज की सीरीज में आपके लिए मैं कैसे सवाल लेकर आया हूं। सबसे पहला सवाल देखिए, सवाल है व्हाट इज द मैस्कट ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। तो 2022 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो कोविड और कोरोना के चलते जो है उस साल नहीं हो पाया था, तो उसके अगले साल यानी कि इस साल 2023 में इसका आयोजन किया गया। आयोजन कहाँ किया गया, कैसे किया गया वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सवाल यह है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 जो है इसका मैस्कट क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है। ऑप्शन है स्वराज, धाकड़, विजय या फिर आशा। सही जवाब दीजिए, सही जवाब क्या होगा एक बार जरूर ट्राई करें, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो सही जवाब तो आपको दिख ही गया होगा, इसका सही उत्तर है आशा, ठीक है। अब ये आशा क्या है आप इस पिक्चर में देखिए, खेलो इंडिया, ये जो फीमेल लेपर्ड है जो आप देख सकते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं आशा और यहाँ पे मोगली भी है, इसके साथ मोगली भी था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया और वो 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक किया गया, क्योंकि 22 में नहीं हो पाया, कोविड और कोरोना के चलते कई सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है जो कि नहीं हो पाई, इसलिए 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया, जिसका मैस्कट कौन है, आशा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कौन सी बातें हैं, तो यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, जी हाँ, ये एक जो है हार्ट पाउंडिंग एंथेम है। दिस इज द हार्ट पाउंडिंग एंथेम ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एंथेम क्या था, तो आपका सही जवाब होगा हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। संगीत एक म्यूजिक जैसा है, म्यूजिक ही है, गीत ही है, एंथेम है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल से पहले यहां पे एक खेल तालिका मैंने दे दिया है खेलो इंडिया के बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ गया, जो 13वां दिन था, जो मेडल टैली था, जो अंतिम दिन था, उसमें आप देखें पहले रैंक में महाराष्ट्र जो है 66 गोल्ड है और यहाँ 65 सिल्वर और 60 ब्रॉन्ज के साथ 161 टोटल तालिका में है। दूसरे नंबर पे आपको हरियाणा दिख जाएगा और तीसरे नंबर पे जो है आपको मध्य प्रदेश दिख जाएगा। मध्य प्रदेश में ही इसका आयोजन किया, जिसके पास गोल्ड जो है 39 है और दूसरे पोजीशन पे आने वाले हरियाणा को 41 गोल्ड मेडल मिले हैं। टोटल हरियाणा के पास 128 मेडल है और मध्य प्रदेश के पास 96। तो महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश यानी MHM, ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है, जहां आयोजन हुआ था वही तीसरे नंबर पे है, और महाराष्ट्र 1 नंबर पे, हरियाणा 2 नंबर पे है, ठीक है। एग्जाम में आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है कि इन जून 2023, ठीक है, RBI गवर्नर
शक्तिकांत दास लॉन्च्ड अ फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड। एक डैशबोर्ड का उन्होंने लॉन्च किया, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेश, टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इनसाइट टू एसेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय कैप्चरिंग रिलेवेंट पैरामीटर्स। बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के कई सारी कंपनियों को इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाएगा, उसके लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया गया। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डैशबोर्ड? तो इस डैशबोर्ड का नाम क्या है? और आपके पास ऑप्शन है कुबेर बोर्ड, अंतर्दृष्टि, बैंकिंग साइट्स, आरबीआई इनसाइट या आरबीआई खजाना। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। जो लोग काबिल अकेडमी में आज का ये ब्लैक एंड गोल्ड करंट अफेयर देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार ट्राई करें। मैं उत्तर तो बता ही दूंगा आपको, सवाल के जवाब तो दूंगा ही, लेकिन आप एक कोशिश करें कि इन चारों में से कौन सा होगा। अगर आपने प्रिपरेशन किया है तो आप इसका जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर है अंतर्दृष्टि। अगर आपका भी आंसर अंतर्दृष्टि है तो कांग्रेचुलेशंस, आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां देखिए, यह है आरबीआई गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, इन्होंने लॉन्च किया था फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड जिसका नाम है अंतर्दृष्टि। और अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड जो है विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इनसाइट टू एसेस एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय कैप्चरिंग रिलेवेंट पैरामीटर्स। तो ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया हुआ जो डैशबोर्ड है फाइनेंशियल वित्तीय समावेश के लिए, उसका नाम है अंतर्दृष्टि, यानी जो अंदर तक देख पाए। आगे देखते हैं। तीसरा सवाल है कि इन जून 2023 इंडियन नेवी, भारतीय नेवी और डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, दोनों ने मिलकर सक्सेसफुली एंगेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड एन अंडरवाटर टारगेट बाय यूजिंग डैश हेवीवेट टॉर्पीडो। एक बहुत ही भारी भरकम हेवीवेट टॉर्पीडो के द्वारा अंडर वाटर के एक टारगेट को इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने सक्सेसफुली एंगेज करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ये एक अभ्यास था उसको लॉन्च करने के लिए। तो उसका क्या नाम है? वायुअस्त्र, अग्नियास्त्र, निरास्त्र, वरुणास्त्र या नन ऑफ दीज। कोशिश करें एक बार इस सवाल का जवाब देने के लिए। कौन सही आंसर होगा उस हैवी वेट टॉर्पीडो जो कि जो सबमरीन होती है, जो पानी के अंदर जो पनडुब्बी जो जहाज होती है, उसके द्वारा मिसाइल पानी के अंदर लॉन्च किया जाता है ताकि पानी के अंदर दूसरे माने वहां से आने वाले टॉर्पीडो या दूसरे सबमरीन से जो अटैक हो रहे होते हैं दुश्मन सबमरीन से, उसको ध्वस्त करने के लिए टॉर्पीडो बनाया जाता है। और टॉर्पीडो पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी रॉकेट को लॉन्च किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा वरुणास्त्र, जो हिंदू देवता वरुण के नाम से, वरुण देव के नाम से रखा गया है। क्या नाम है? वरुणास्त्र। और इसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे साक्षात जो है आपको जो हेवीवेट टॉर्पीडो है वरुणास्त्र, NSTL DRDO जो है, ये जो बना हुआ है, आप जो रॉकेट है, जो आप मिसाइल है, ये आप देख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं वरुणास्त्र क्या है। इट इज एन इंडिजिनसली डिजाइन, यानी कि घर में ही डोमेस्टिकली डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है, शिप लॉन्च्ड एंटी सबमरीन टॉर्पीडो, यानी ये दूसरे सबमरीन को मारने, जैसे कि एंटी टैंक मिसाइल होता है, उसी तरह से एक पनडुब्बी से टॉर्पीडो को लॉन्च करके दूसरी दुश्मन के पनडुब्बी जहाज को मार गिराया जा सकता है। इट वॉज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डिजाइन डेवलप किया गया है? वाइजाग बेस्ड नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी से हम लोग NSTL कहते हैं, जो देखा होगा आपने कि उसके ऊपर लिखा हुआ था अंडर द डीआरडीओ के अंदर, एंड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, और बनाया किसके द्वारा गया? BDL यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 40 नॉट्स है और मैक्सिमम ऑपरेटिंग डेप्थ जो है 600 मीटर गहराई तक भी ये काम कर सकती है हैवी प्रेशर में। हैज अ लॉन्ग रेंज विथ मल्टी मैन्यूवरिंग केबल। देखिए मल्टी मैन्यूवरिंग क्या होता है? बहुत ही लंबी मिसाइल, दूर तक मारने वाली मिसाइल है। और मल्टी मैन्यूवरिंग का मतलब होता है कि अगर इस टॉर्पीडो की तरफ, हमारे वरुणास्त्र की तरफ, दुश्मन पनडुब्बी से भी कोई टॉर्पीडो अगर इसकी तरफ भेजा जाए तो ये उसको चकमा देने में सफल हो सकती है। इतने ज्यादा मैन्यूवरिंग है इसमें, छलावा है। It features advanced capabilities such as low drift navigational system, acoustic homing and autonomous guidance algorithm। देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है। लो ड्रिफ्ट नेविगेशनल सिस्टम है। acoustic का मतलब होता है साउंड, acoustic का मतलब होता है साउंड, होमिंग एंड ऑटोनोमस गाइडेंस एल्गोरिथम। देखिए इसको समझना पड़ेगा कि इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसमें acoustic होमिंग का इस्तेमाल किया गया। देखिए acoustic होमिंग क्या होता है? जब आप टॉर्पीडो को लॉन्च करते हैं
जब आप टॉर्पीडो को लॉन्च करते हैं और मान लीजिए यहां से अगर साउंड का स्रोत आ रहा है तो साउंड के स्रोत की ओर, या तो साउंड के स्रोत की ओर मुड़ जाती है, या साउंड जहां से आ रही है उसके विपरीत दिशा में वो उसकी दूसरी ओर मुड़ जाती है। यानी इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्रणाली है कि ये साउंड को पहचान के, एक स्पेसिफिक साउंड को पहचान के कि इसी को मुझे टारगेट करना है, सिर्फ उसी साउंड की तरफ आगे बढ़ते हुए जिसमें इसको दिशा निर्देश दिया गया है कि किस साउंड वाले को डिस्ट्रॉय करना है, वो साउंड कैसा होता है, उस साउंड की ओर भागती है। और अगर उसके अलावा कोई दूसरा साउंड इसको भटकाने के लिए अगर आता है, दुश्मन जहाज से आ सकता है, तो उससे दूर भागती है क्योंकि मालूम है कि वो मेरा टारगेट नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो उसके पास जो नेविगेशनल सिस्टम है, जो एल्गोरिदम है, इसमें अपना सोनार भी होता है। यानी अपना सोनार से वो दुश्मन जहाज का पता लगा सकती है कि वो कितनी दूरी पे है, उसे सटीक उसको मार सकती है। तो ये साउंड पे काम करती है, जिस साउंड की तरफ मारने के लिए इसको भेजा गया है उसी साउंड की ओर वो आकर्षित होती है। और अगर कोई और अगर साउंड इसको भटकाने के लिए आता है तो उसकी तरफ नहीं जाती बल्कि किसी और की तरफ जाती है, और सोनार के द्वारा भी अपने दुश्मन जहाज का सही जो उसका ठिकाना है, जो लोकेशन है, उसका पता करके उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देती है। तो बहुत ही सक्षम और अच्छा सफल प्रयोग रहा है वाइजाग बेस्ड नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी एनएसटी अंडर डीआरडीओ और डिजाइन किया गया भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल के द्वारा। आगे देखें तो ये है डीआरडीओ। इसके बारे में थोड़ी बात जान लेते हैं। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वलस्य मूलंग विज्ञानम, इसका नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रीमियर एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चार्ज्ड विद द मिलिट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर इन दिल्ली। तो इसका हेडक्वार्टर भारत के दिल्ली में है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो डिजाइन किए थे उसका नाम है अवतार, डीआरडीओ लक्ष्य, डीआरडीओ निशान, जो इसके द्वारा बनाए गए थे। इसका हेडक्वार्टर डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव है समीर भी कामत जो कि चेयरमैन है डीआरडीओ का। एनुअल बजट जो है अगर हम 2022 और 23 की बात करें, 23,264 करोड़ का एक्सपेंस इनके ऊपर किया जाता है, जो कि US डॉलर $2.9 बिलियन है। ठीक है। और यहाँ पे लगभग 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, जिससे 5,000 आपके साइंटिस्ट हैं यानी कि वैज्ञानिक है। तो हमारा जो मिलिट्री है, जो हमारा डिफेंस है, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए हथियार बनाना, एयरक्राफ्ट बनाना, मिसाइलें बनाना और उसको एक प्लेटफॉर्म देने का काम जो है डीआरडीओ करती है। ठीक है। इसके बाद इसी के एक मिलता जुलता है आपका इसरो, जो बहुत ही फेमस है, यानी कि द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है एक नेशनल स्पेस एजेंसी है भारत की, एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो अभियान जो चलाती है, जो अंतरिक्ष में जाने के लिए जो एस्ट्रोनॉट और जो मंगलयान, चंद्रयान, जिस तरह का मिशन बनाती है वो इसरो के द्वारा ही होता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? बेंगलोर में है। और ये काम करती है, इट ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विच इज डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री के अंदर कंट्रोल में होता है। और वाइल द चेयरमैन ऑफ इसरो एक्ट एज द एग्जीक्यूटिव ऑफ डीओज एज वेल। ठीक है। फाउंडर है इसके विक्रम साराभाई, आपको पता ही है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है आपका स्पेस कमीशन, और ऑफिस होल्डर जो है वो एस सोमनाथ जो कि चेयरपर्सन है। एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म से इसरो कहते हैं। एनुअल बजट की बात करें 2023 और 24 की तो 12,544 करोड़ रुपए का बजट जो है इसके ऊपर दिया गया है, जो कि 1.6 बिलियन के बराबर है। कितना है? 1.6 बिलियन के बराबर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। In June 2023, the Kerala state government launched the K-FON project. K-FON project देख रहे हैं यहाँ पे आप, K-FON project। In this context, इस संदर्भ में यहाँ O का क्या मतलब होता है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है K-FON। इसकी पूरी फुल फॉर्म जो है आपको पता होनी चाहिए, और बैंकिंग, जो लोग बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ जो K-FON में ये जो O है, इसका मतलब होता है ऑप्टिक। क्या मतलब होता है? ऑप्टिक। देखिए यहाँ पे इसके बारे में दिया है K-FON, जो कि एक इंटरनेट को एक बेसिक राइट बताया गया है, जो कि इसका स्लोगन है K-FON। K-FON के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, जो केरला के बारे में है। ये प्रोजेक्ट एम करता है टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी टू 20 लाख
इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज एंड एट अफोर्डेबल रेट्स टू अदर्स। देखिए 20 लाख से भी ज्यादा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवार हैं, उनके मौलिक अधिकार के रूप में इंटरनेट को भी शामिल किया गया है कि उनको मिलना चाहिए और दूसरों को भी अफोर्डेबल रेट्स पे इंटरनेट मिलना चाहिए। ठीक है, और 97% ऑफ द इंफ्रा ऑलरेडी इन प्लेस हो चुका है। के फोन इन टॉक्स विद अदर प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स टू फॉर्मुलेट रेवेन्यू जनरेशन मॉडल की यहां से कैसे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है फ्री, बहुत ही कम रेट में इंटरनेट को देके। और जहां तक so far 17,412 government institutions and 2,105 households have been provided connectivity under the project। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है 17,412 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को और 2105 परिवार को ऑलरेडी कनेक्टिविटी दिया जा चुका है। पहले फेज में जो है के फोन विल ऑफर इंटरनेट सर्विसेज टू 14,000 household that are financially backward and 30,000 government offices। After completion of the initial phase in August 2023 project will be expanded to provide commercial connection। यानी कि 2023 में जब इसका इनिशियल शुरुआती फेज पूरा हो जाएगा तो उसके बाद कमर्शियल कनेक्शन भी देना ये स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और जहां तक के फोन का बात है तो के फोन का पूरा फुल फॉर्म क्या है? केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क में ओ का मतलब ऑप्टिक था जो पूछा गया था, तो केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट एम टू प्रोवाइड फ्री high speed internet connection to over 20 lakh BPL below poverty line families of the state। केरला के जो 20 लाख से भी ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनको एक मौलिक अधिकार के रूप में इंटरनेट देने की बात जो है केरला सरकार ने कही है। बाद में ये कमर्शियल भी हो जाएगा जहां लोगों को अफोर्डेबल रेट पे जो है ये मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग कि इन जून 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू लॉन्च एन इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉवल फैसिलिटीज। हम लोग ICCW बैंक के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ICCW का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉवल फैसिलिटी थ्रू विच अ कस्टमर कैन विड्रॉ कैश यूजिंग UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फ्रॉम द बैंक्स ATM। यानी देश में कहीं भी बिना ATM के यानी कि कार्डलेस, ठीक है, आप अपना कैश जो है ATM से विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए कैश डालने की जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कार्ड एक्सपायर हो जाता है, कार्ड काम नहीं करता, कार्ड का जो मैग्नेटिक चिप है वो खराब हो जाता है या पुराना हो जाता है, आपको नहीं पता होता है, तो बहुत दिक्कतें आती है इमरजेंसी के समय। तो इसको ठीक करने के लिए जो है कार्डलेस कैश, क्या है? कार्डलेस कैश UPI रेवोल्यूशनस ATM विड्रॉल्स। यानी कि हो सकता है कि मोबाइल के वाईफाई से, इंटरनेट से या फिर UPI तो है ही, है ना, QR कोड से आप जो है पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो कौन सा बैंक है? सही आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा आंसर होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये किया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल करेगा, जो कि हम लोग गूगल पे वगैरह करने के लिए करते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 यानी इसके उपलक्ष्य पर PM मोदी हैज लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया है? अमृत धरोहर एंड मिष्टी स्कीम। इस संदर्भ में मिष्टी स्कीम के संदर्भ में ये बताइए कि ये जो स्कीम है ये किस चीज से संबंधित है। यहां पे दिया है मंचीनील, मैंगो, महोगनी, मैंग्रोव या मनीहोत। यानी मिष्टी जो प्रोजेक्ट है ये आखिर किस तरह के प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैंग्रोव। आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के जो सुंदरबन का जो इलाका है वहां पे मैंग्रोव के आपको पूरे जंगल मिल जाएंगे। मैंग्रोव बहुत ही इंपॉर्टेंट पौधा है और ऐसा माना जाता है और ये साबित किया हुआ बात है, प्रूफ किया हुआ बात है कि जब सुनामी आती है, जो बहुत बड़ी सुनामी आती है, उस समय ये जो मैंग्रोव के जंगल है ये सुनामी को हल्का करने या रोकने में बहुत सफल और कारगर साबित होता है। ठीक है, तो यहां देखिए जो मिष्टी है जिसका फुल फॉर्म क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स विल बी टेकन अप फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन। कहां पे? अलोंग द कोस्ट लाइन, समुद्र तटीय इलाके पे, एंड ऑन सॉल्ट पैनलैंड, जहां पे की मिट्टी जो है नमकीन होती है वहां पे, वहीं पे उगता है।
इसकी जो जड़ें होती है मिट्टी से बाहर आ जाती है। द गवर्नमेंट विल प्रमोट अमृत धरोहर, इसके बारे में भी जान लेते हैं क्या है। ये स्कीम है टू एनकरेज ऑप्टिमल, सबसे मैक्सिमम यूज ऑफ वेटलैंड, जो दलदली जो जगह होती है जहां पानी जमा हो जाता है, बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है, एंड एनहांस बायोडाइवर्सिटी, विविध जैविक मंडल को बढ़ावा देने के लिए, जहां पे हर तरह के जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे पनप सकते हैं, जहां पूरा एक इकोसिस्टम तैयार हो सकता है ना। कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज के लिए अमृत धरोहर और मिष्टी जो है वो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स के लिए किया गया है। इन 2023 एंड 24 बजट जो है अंडर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया अमृत धरोहर एंड मिष्टी स्कीम टू प्रोटेक्ट वाइटल वेटलैंड, जितने भी महत्वपूर्ण दलदली मैदान है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट सस्टेन एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी, जहां पे जलीय जो पर्यावरण है, जलीय जो इकोसिस्टम है जिसको अभी भी बचाए रखे हुए हैं उसको सस्टेन करने के लिए, एंड मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन एंड ऑन सॉल्ट पैनलैंड्स। इट फॉल्स अंडर, और ये किसके अंदर आता है, ग्रीन ग्रोथ, वन ऑफ द 7 प्रायोरिटीज ऑफ द बजट। बजट के अंदर याद रखिएगा 7 प्रायोरिटीज है, 7 मुद्दों को लेकर इस बजट बनाया गया है। मेरी बजट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं बना रहा हूं जल्दी ही आने वाली है, क्वेश्चंस लगभग तैयार हो गए हैं, उसको तैयार कर रहा हूं, वहां बताऊंगा कि वहां के बजट में जो 7 जो प्रायोरिटीज इस बजट में ली गई थी वो 7 प्रायोरिटीज क्या है। उसमें से एक जो प्रायोरिटी है उसमें नेचुरल हैबिटेट भी है, ग्रीन ग्रोथ भी उसी के अंदर आता है, उसी के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। The Special Olympics World Summer Games 2023 to be held in which of the following cities from 17 जून to 25 जून 2023, यानी कि 17 जून से लेके 25 जून 2023 यानी कि गेम स्टार्ट हो चुका है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम 2023 इनमें से किस शहर में होने वाला है? बर्लिन, म्यूनिच, हैम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट या फिर बावारिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा बर्लिन में हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ का जो ऑफिशियल जो मैस्केट है उसका नाम क्या है? यूनिटी, जो कि एक हार्ट शेप जो है आप देख सकते हैं इस तरह का है, और यही जो है इसी को हम ऑफिशियल मैस्केट है स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम 2023 का, इसका नाम है यूनिटी, हार्ट शेप है, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स बर्लिन 2023। आगे है, विच बैंक हैज बीन अवॉर्डेड विद द बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 का सबसे बेहतरीन स्मॉल बैंक अवार्ड इनमें से किसको दिया गया है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक या मिजोरम रूरल बैंक। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसका टैगलाइन है बी ए स्टेप अहेड ऑफ लाइफ, जीवन से एक कदम आगे। सो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड हैज बैग्ड द बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड इन द बेस्ट बैंक सर्वे फॉर द ईयर 2022। द बेस्ट बैंक सर्वे वाज कंडक्टेड बाय बिजनेस टुडे, KPMG, BT KPMG बेस्ट बैंक सर्वे ने किया था। द बैंक हैज वॉन द बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड किस कैटेगरी में? अंडर द कैटेगरी ऑफ बैंक्स, उस बैंक की कैटेगरी में जिसका बुक साइज जो है वो लेस देन 1 लाख करोड़ है। टोटल जो बुक साइज है इस बैंक का संपत्ति वो 1 लाख करोड़ से कम है। आगे है, इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर, भारत और रशिया के जो मिल के जो ज्वाइंट वेंचर है, हैज स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग कलाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल। आपने AK-47 सुना होगा, है ना, और इसका पूरा नाम है कलाशनिकोव AK-47, और उसी के तर्ज पे एक नया मॉडल जो है इंडो रशियन मिल के इसको ज्वाइंट वेंचर ने लॉन्च किया है, कलाशनिकोव AK 2003। आपने KGF की पार्ट 2 देखी होगी, है ना, जहां पे जब वो दुबई जाता है गन खरीदने के, तो वहां से वो कलाशनिकोव कहता है कि उसे कलाशनिकोव गन चाहिए, तो एक्चुअली AK-47 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे AK-203 असॉल्ट राइफल जो है कि जो AK-47 परिवार का ही बहुत एडवांस राइफल है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है हमारा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और ये गन होती कैसी है? ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये है AK-203, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही एडवांस इंडियन आर्मी के लिए है। The AK-203 इज अ रशियन गैस के द्वारा ऑपरेटेड एक मैगजीन फेड, यानी कि इसमें ये आप देख सकते हैं ये मैगजीन दिया जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा जब गोलियां खत्म हो जाती है तो इस मैगजीन को निकाल दिया जाता है, नई मैगजीन को निकाल के नोजल जो है फिर से किया जाता है ताकि गोली जो है एक बैरल में चली जाए, है ना। सेलेक्ट फायर असॉल्ट राइफल डिजाइन टू चैम्बर 7.62 into 39 मिलीमीटर काटे, यानी कि इसका जो चेंबर है, यहाँ जो इसका चेंबर है, इस चेंबर में इतनी बड़ी गोली
आराम से। इसके चेंबर है फीट से, इसका साइज है 7.62 इंटू 39 मिलीमीटर कॉटेज। इट हैज एन इफेक्टिव रेंज ऑफ 300 मीटर, यानी कि 300 मीटर दूर तक ये दुश्मन को मार कर सकती है, सीधे निशाना लगा सकती है। इट इज वन ऑफ द लेटेस्ट आइटरेशंस ऑफ द AK सीरीज ऑफ एसॉ, यानी AK सीरीज की बहुत सारी राइफल, इसमें AK-47 बहुत सफल है, जो रुकती नहीं है, अटकती नहीं है, धोखा नहीं देती है। उसी सीरीज की ये एक एडवांस राइफल है जो कि इनिशियली डिजाइन किया गया था। उसका नाम क्या था? मिखाइल कलाशनिकोव, और रशियन थे और उन्हीं के नाम पे जो है ये इन गनों का नाम कलाशनिकोव रहता है। ठीक है। Which country's legendary batsman हाशिम आमला announced his retirement from क्रिकेट? पता होगा क्रिकेट से हाल ही में एक बहुत ही लेजेंडरी बैट्समैन जो थे हाशिम आमला ने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है। तो क्या बता सकते हैं कि हाशिम आमला इनमें से किस देश के खिलाड़ी है? बहुत ही आसान सवाल है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। इसे ही कहते हैं बउआ क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए इस बउआ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है, इसका सही आंसर होगा आपका साउथ अफ्रीका के हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। ये है हमारे हाशिम आमला। द माइटी हैश बोज आउट, फास्टेस्ट 2000 ओडीआई रन, फास्टेस्ट 3000 ओडीआई रन, 4000, 5000, 6000, 7000 इन्हीं के नाम का है। मोस्ट ओडीआई सेंचुरी फॉर साउथ अफ्रीका, 27 सेंचुरी इन्हीं के नाम पे है। साउथ अफ्रीका हाईएस्ट ओडीआई पार्टनरशिप 282 का दिया है क्विंटन डिकॉक के साथ, जो बांग्लादेश के खिलाफ किम्बरली में 2017 को खेला गया था। साउथ अफ्रीका हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 311 इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि ओवल में 2012 में खेला गया था, इसी खिलाड़ी के नाम पे है। लेजेंडरी खिलाड़ी है, बहुत ही शानदार बैट्समैन है, और इनका जो रिटायरमेंट है ये हाल ही में हुआ है। ये साउथ अफ्रीका से खेलने वाले एक बैट्समैन है, बल्लेबाज है। आगे देखते हैं। तो अगला सवाल है कि सवाल दे लेते हैं। सवाल है कि गैलेक्स आई जो है विल लॉन्च वर्ल्ड का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है दृष्टि मिशन, यानी कि 2024 में। ये एक इंक्यूबेटेड स्पेस टेक स्टार्टअप है। स्पेस टेक स्टार्टअप है। पूछा है भारत के किस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये स्टार्टअप जो है शुरू किया गया है, गैलेक्स आई। ठीक है, तो ये क्या है ये आपका देख लीजिए। ये पहला IIT इंक्यूबेटेड फॉर्म है, लॉन्च किया है फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो कि आप यहां देख सकते हैं। अपना पहला सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया है। IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, दिल्ली, खड़गपुर या रुड़की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? IIT मद्रास, जो कि आप देख सकते हैं इनका है। तो यहाँ पे देखिए सुयश सिंह जो कि को फाउंडर है और CEO है गैलेक्स आई स्पेस के। वी हैव पुट अ कपल ऑफ इमेजिंग सेंसर्स ऑन बोर्ड आवर सैटेलाइट। सेकेंडली वी आर पुटिंग अ कंप्यूटर ऑन बोर्ड दैट बेसिकली प्रोसेस डाटा इन ऑर्बिट, यानी कि पृथ्वी के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करके ये जो है मल्टी सेंसर इंक्यूबेटेड जो स्टार्टअप है, जो सैटेलाइट है, ये जो जानकारी है ये इंस्टीट्यूट को देगा। उसके हिसाब से भविष्य में बहुत सारे काम हो पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। In June 2023, which of the following banks has launched a new card, Millennia? किस बैंक ने मिलेनिया नाम का नया कार्ड लॉन्च किया गया है? यस बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? HDFC बैंक। ठीक है, देख सकते हैं ये है मिलेनिया कार्ड, वीजा मिलेनिया कार्ड, क्रेडिट मिलेनिया, जो कि आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है वो मिलेनिया कार्ड, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। HDFC के द्वारा लॉन्च किया हुआ वीजा मिलेनिया कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो HDFC बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू क्रेडिट कार्ड, एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है मिलेनिया, जिसमें कैशबैक आपको ऑफर किए जाते हैं। और द कार्ड कम्स विथ कॉन्टैक्टलेस, यानी आपको कार्ड को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप केवल टैप एंड पे कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ सेल्स के मशीन पे जस्ट को टैप कीजिए, यानी इसको टच कीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा। द HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड जो है ये ऑफर करता है क्या? कैशबैक एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे और अदर ई-कॉमर्स जितने प्लेटफॉर्म है वहां पे। इसके अलावा द कार्ड ऑल्सो ऑफर्स 1% कैशबैक ऑन ऑफलाइन परचेस। अगर कोई आप ऑफलाइन दुकान में जाके परचेस करते हैं और इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जितने की आपने खरीदारी की है आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। स्मार्ट EMI है और लाउंज एक्सेस है फ्री अमंग अदर, जो कि आप एयरपोर्ट पे या कहीं भी जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलेनिया क्रेडिट कार्ड जो है कैन बी यूज्ड फॉर अमेजन, फ्लिपकार्ट, बुक माई शो, कल्ट फीट, मिंत्रा, जहां पे आप
5% कैशबैक वगैरह पॉइंट, 5% कैशबैक पॉइंट आप इसे मैंने पा सकते हैं। और हर बिलिंग में मैक्सिमम रिवार्ड ऑफ 1000 वुड बी ऑफर्ड। और हर बिलिंग के साथ जो पहला जो हर बिल जब आपका जनरेट होगा पेमेंट करने के लिए, आपको 1000 का जो रिवार्ड पॉइंट जो है आपको दिया जाएगा, जो कि आप बाद के परचेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? मिलेनिया कार्ड जो है एप्लीकेबल टू बोथ सेल्फ एम्प्लॉयड वाले और सैलरीड वाले, दोनों ही ले सकते हैं। और जो मिनिमम एज जो है वो 21 और मैक्सिमम एज जो है वो 40 है। पीपल अर्निंग अ मैक्सिमम ऑफ 35,000 ग्रॉस सैलरी कैन अप्लाई फॉर द कार्ड। जो कि 35,000 ग्रॉस सैलरी कमाते हैं उस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है विद एन एनुअल इनकम ऑफ 6 लाख या उससे ज्यादा, वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपका HDFC बैंक में अगर आपका ये अकाउंट है तो आप वहां जाके इस कार्ड की डिमांड कर सकते हैं। रिनाउंड स्पोर्ट्स हिस्टोरियन, बहुत ही स्पोर्ट्स हिस्टोरियन और टीवी शो होस्ट, क्या नाम है, बोरिया मजुमदार, रिलीज अ न्यू बुक टाइटल सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो। ये पूरी किताब का नाम है सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो ऑन द ओकेशन ऑफ सचिन तेंदुलकर 50वीं बर्थडे के उपलक्ष्य में रिनाउंड स्पोर्ट्स हिस्टोरियन और टीवी शो होस्ट बोरिया मजुमदार ने ये बुक रिलीज की है। ठीक है, तो और दो सवाल हैं। और सेकंड सवाल है कि अमिताभ कांत हैज रिटन न्यू बुक। अमिताभ कांत ने एक नई किताब लिखी है, मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। इनके बारे में देख लेते हैं। यह है सचिन @ 50 सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो। और आप अमिताभ कांत की बात करें तो इन्होंने लिखा है मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिसका मेंशन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सोचा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। अमिताभ कांत जो है वो कौन है? कि रिटायर्ड मेंबर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि IAS के एक रिटायर्ड मेंबर है। एंड उन्होंने एक नई बुक लिखी है मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, पब्लिश्ड बाय द रूपा पब्लिकेशन इंडिया। अमिताभ ने सर्व किया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, जिसको हम लोग कहते हैं, 2016 से लेकर 2022 तक सर्व किया है। अमिताभ कांत जो कि हमारे G20 शेरपा है, हैज हैड एन इलास्ट्रियस कैरियर, बहुत ही शानदार एक सिविल सर्वेंट कैरियर रहा है। एंड कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग फॉर पॉजिटिव चेंजेस, हमेशा सकारात्मक बदलाव के लिए देश में इन्होंने बात किया है। और सम लिबरल एज वेल। आगे है कुछ बुक्स जो है जो मई में पब्लिश हुई हैं और जो काफी इंपॉर्टेंस रखती हैं, उस बुक्स का लिस्ट में यहाँ लिखा है, आप एक बार देख ले। डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा वार एंड वुमेन, अनिरुद्ध भट्टाचार्य के द्वारा बासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा, एंड पीयूष बेबल्स्की गांधी पॉलिटिक्स एंड सेक्ट, फुलांजे दार्जिलिंग राइटर है लेखनाथ छेत्री, आपका अनुराग बिहार का अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, रचना बिस्वत रावत की बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, KM चंद्रशेखर की एज गुड एज माई वर्ड, डॉक्टर करण सिंह की अ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डॉक्टर करण सिंह अ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्होंने लिखा था मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी। और नंदिनी दास कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। So this whole book that has been published in the month of May plays a very vital role that might come as one of the questions in the coming examination. So very important, take a note of this. कुछ ओबिचुअरीज, कुछ लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, शानदार लोग जिनका इस देश के विकास में काफी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रहा है। उनमें से एक है रणजीत गुहा, जो कौन है? जो एक इंडियन इतिहासकार है, हिस्टोरियन है, और एलिमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया नाम की बुक भी इन्होंने ही लिखी थी। आगे है, ये आप देखिए क्या है, सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और लेखक जिनका नाम, जो कि महात्मा गांधी के जो है कौन थे? ग्रैंडसन थे। कौन थे? ग्रैंडसन। ठीक है, तो इनकी भी डेथ हो गई। आगे देखते हैं। आगे है लेजेंडरी मैक्सिकन गोलकीपर जिनका नाम है एंटोनियो फिलिक्स टोटा कार्बाजल रॉड्रिगेज। इनका भी देहांत हो गया। और ये पहले ऐसे फुटबॉलर थे जो फीफा के द्वारा आयोजित किए गए 5 वर्ल्ड कप में इन्होंने हिस्सा लिया था। फीफा यानी जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन,
ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। इसके बाद है रॉबर्ट ई लोकास जूनियर, आप देख सकते हैं, जिनका जन्म 15 सितंबर 1937 को हुआ था, जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के लिए जाने जाते हैं, और इकोनॉमिक साइंस के लिए 1995 में इनको नोबेल प्राइज ही मिला था। लॉन्ग टाइम प्रोफेसर रह चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, और ये बेस्ट जाने जाते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी एंड द एपोनिमस लुकास क्रिटिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। इनका भी देहांत हो गया। एसपी हिंदुजा ग्रुप्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, तो हिंदुजा ग्रुप के जो चेयरमैन है जिनका नाम है एसपी हिंदुजा, और फाउंडर है इंडस इंड बैंक के, बहुत ही फेमस बैंक है, आपको पता ही होगा। तो इंडसइंड बैंक के फाउंडर, संस्थापक, और हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन एसपी हिंदुजा, जो कि 4 भाई है। हाँ, तो इनमें से इनका जो है देहांत हो गया। ये है टीना टर्नर, जो एक पॉप सिंगर है और जिन्हें क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल भी कहा जाता है। 12 ग्रैमी अवार्ड्स इनको मिले हैं, जिसके अंदर 8 कॉम्पिटिटिव अवार्ड्स, 3 ग्रैमी हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स एंड ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिला। क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल टीना टर्नर। नेक्स्ट है रिसेंटली इरिंजिडपल्ली श्री कृष्णा टेम्पल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ये जो टेम्पल है श्री कृष्ण टेम्पल, किस स्टेट में मैकेनिकल एलिफेंट जो है वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है। मशीन से चलने वाला, हिलने वाला, प्रणाम करने वाला, झुकने वाला, सर को उठाने वाला एक हाथी जो है इंस्टॉल किया गया है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ओडिशा। नाम है इरिंजिडपल्ली श्री कृष्णा टेम्पल। सही आंसर होगा आपका केरला में इंस्टॉल किया गया, जिसकी तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। ये है वो मैकेनिकल टेम्पल। केरला टेम्पल इंट्रोड्यूसेस 11 फुट का रोबोटिक एलिफेंट फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल्स, यानी कि जो भी प्रथाएं होती हैं, पूजा पाठ होता है, उसको परफॉर्म करने के लिए, हो सकता है हाथी हमेशा वो काम ना कर पाए, अवेलेबल ना हो, तो उसके लिए एक मैकेनिकल एलिफेंट जो है रखा, जिसकी पूजा की जाती है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिलीज्ड इट्स न्यू कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर एक्ट पॉलिसी, यानी कि इनमें से कौन सा वो कंट्री है जिसने अभी अभी CAT यानी कि कैट पॉलिसी, कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर पॉलिसी लॉन्च किया है। यूएसए, रशिया, इंडिया और फ्रांस। तो ये जो लॉन्च किया है ये कंट्री है यूएसए। और ये क्या है देखिए इसके बारे में। देखिए जब ट्रंप जब राष्ट्रपति थे उस समय जो हथियारों का जो सौदा होता था वो टोटल कमर्शियल कंसिडरेशन पे होता था, बिजनेस पर्पस पे होता था। लेकिन उसके बाद जो नया गवर्नमेंट आया उसने इस पॉलिसी को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो ट्रांसफर करने की जो बात है उसको रिव्यू किया गया, उसको चेंज किया गया और इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड लाइसेंस्ड कमर्शियल सेल्स ऑफ यूएस ओरिजिन इनिशियली इक्विपमेंट ओवरसीन बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो इसमें ह्यूमन राइट्स को बहुत ध्यान रखा गया है कि ये जो आर्म्स ट्रांसफर होते हैं इससे किसी भी कंट्री में मानवाधिकार का हनन ना हो, इस बात को ध्यान में रखने के लिए अभी की जो गवर्नमेंट है वह ट्रंप के द्वारा बनाई गई नीति को बदल दिया गया है। Recently, who amongst the following has been appointed as the new Secretary General of Federation of Indian Chambers of Commerce Industries को FICCI कहते हैं। इसके नए सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसका सही आंसर होगा शैलेश पाठक। कौन होगा? शैलेश पाठक। मिस्टर शैलेश पाठक सेक्रेटरी जनरल डेजिग्नेट FICCI। मिस्टर पाठक इज सेक्रेटरी जनरल FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियाज लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट एपेक्स बिजनेस चेंबर, जिसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। आगे है रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022। फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ आई थिंक दुबई में हुआ है, तो अभी इसमें जो फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का जो अवार्ड है ये किसे मिला है? बउआ टाइप क्वेश्चन ये भी है और आप सबको पता होगा, तो बताइए कौन सा होगा? लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लुका मॉड्रिक? तो सही आंसर आपने बताया होगा जरूर, सही इसका आंसर होगा लियोनेल मेसी। जी हाँ, बहुत ही इस उम्र में भी आके एक बहुत ही शानदार प्लेयर। और ये जो फीफा जो वर्ल्ड कप है इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक जगह इकट्ठा कंपाइल कर दी, जो देख सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो अवार्ड है, जहां तक गोल्डन बॉल है लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के हैं, 7 गोल और 3 गोल करने में उन्होंने असिस्ट किया। सिल्वर बॉल जो है किलियन एम्बाप्पे फ्रांस के 8 गोल और 2 गोल में असिस्ट किया। और ब्रॉन्ज बॉल जो है वो लुका मॉड्रिक जो क्रोशिया के हैं उनको दिया गया। जहां तक यहाँ देखिए फॉर द हाईएस्ट गोल स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो गोल्डन बूट जो है किलियन एम्बाप्पे जो फ्रांस के हैं 8 गोल, सिल्वर बूट दिया गया लियोनेल मेसी को अर्जेंटीना के 7 गोल के लिए,
दिया। ब्रॉन्ज बूट जो है वो ओलिवियर गिरॉड को दिया गया है फ्रांस के 4 गोल के लिए, और साथ में जूलियन एल्वारेज को अर्जेंटीना के है 4 गोल के लिए दिया गया है। टॉप 4 टीम जो रैंकिंग में थी, सबसे पहले अर्जेंटीना जो विनर थी, फ्रांस सेकंड, क्रोएशिया थर्ड और मोरक्को जो है फोर्थ पे आई। फीफा 2022 का फेयर प्ले अवार्ड जो है वो इंग्लैंड को गया। एडिडास गोल्डन ग्लोब विनर जो है वो एमिलियानो मार्टिनेज जो अर्जेंटीना के हैं, और फीफा 2022 यंग प्लेयर अवार्ड जो है एंजो फर्नांडेज अर्जेंटीना को दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार एक कंपाइल किया हुआ आपको एक इंफॉर्मेशन फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, जो आपको आने वाले सारे एग्जाम से क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। तो ये था आज का ब्लैक एंड गोल्ड करंट अफेयर पार्ट 3 हम यहाँ खत्म करते हैं। ये सीरीज यहाँ खत्म नहीं होगी बल्कि आगे चलती रहेगी, ठीक है। वीडियो जैसा मैंने शुरू में कहा कि सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें, लेकिन उसके पहले पूरी वीडियो देखें। पूरी वीडियो देखने के बाद आप खुद फैसला करें कि आप ये कैसा लगा। अगर आपको ये पसंद आया है, आज का यह वीडियो, ये कंपाइलेशन पसंद आया है, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें ताकि लोगों तक ये पहुंच सके। बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको मिले। चैनल का नाम है काबिल एकेडमी, ठीक है, जहां पर जाके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। और बता दूं कि बजट के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि चूंकि उनकी बैंकिंग की परीक्षा सामने है, तो बजट से काफी स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस, डेटाबेस क्वेश्चंस आते हैं जो जल्दी कहीं भी मिलते नहीं है। तो इसको मैंने कंपाइल कर लिया है काफी रिसर्च के बाद, और जल्द ही बजट के क्वेश्चंस को लेके, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस को लेके, स्टैटिस्टिकल डेटाबेस क्वेश्चन को लेके मैं आपके पास दोबारा इस चैनल पे दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।